हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बहुत सारी बातें कर ली थी, राइट। ऑप्टिकल आइसोमर में आपने स्मॉल डी, स्मॉल एल, कायरल कार्बन ये सब डिस्कस कर लिया था, राइट। कितने कायरल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, सूडो कायरल क्या होता है, कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया होगा। समझ में आ रहा है? कायरल कार्बन क्या होता है? when four different group attached to the carbon, जब कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली नाइट्रोजन पे 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो क्या बोला जाएगा? कायरल नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? सूडो कायरल क्या होता है? सूडो कायरल दो कायरल कार्बन, दो सिमेट्रिक कायरल कार्बन किसी कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? सूडो कायरल। समझ में आ रहा है? तो अब ऑप्टिकल आइसोमर में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमर। डी एंड एल आइसोमर। अब कैपिटल डी क्या होता है और कैपिटल एल क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? कैपिटल डी और कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है डेस्टो और लेवो है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये जो नेमिंग के लिए यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है? ये डी और एल जो है नेमिंग आगे जाके फेल होता है, इसके लिए हम आगे जाके एक और नेमिंग पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? आफ्टर डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल आइसोमर, हम क्या पढ़ेंगे? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले डी और एल, डी का मतलब क्या होगा और एल का मीनिंग क्या होगा तो उसकी बात कर लेते हैं। जब कोई फंक्शनल ग्रुप ले लूं मैं, जैसे यहाँ पे मैं, और ये डी और एल ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है ना? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे। होता क्या है, अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करें कायरल वाला, तो उसमें एक कायरल कार्बन भी होते हैं। तो इस कायरल कार्बन की बात करूं मैं, उस कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप किधर है? राइट हैंड साइड। किधर है? राइट हैंड साइड। तो डी जो है राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड, और एल जो है फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। बट कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो लास्ट कायरल होगा, लास्ट कायरल ये है, यहाँ एक ही कायरल भी है तो यहाँ तो हम ऐसा बोलेंगे। बट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लास्ट कायरल कैसे, अगर जिसमें एक से ज्यादा कायरल हुआ तब क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं या नहीं? अब जैसे यहाँ पे एक, ये दो, दोनों कायरल हो गए, यहाँ इस तरह से मैंने बना दिया, तो ये जो कायरल है, ये कायरल का फंक्शनल ग्रुप किधर है? समझ में आ रहा है? राइट साइड है तो क्या बोलेंगे? डी, और इधर भी डी। समझ में आ रहा है? अगर लेफ्ट हैंड साइड होता तो हम क्या बोल देते? एल। वो भी किसको देखेंगे हमेशा? लास्ट कायरल। किसको देखेंगे? लास्ट कायरल। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बोलो कि लास्ट कायरल कार्बन या लोवेस्ट कायरल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड डी, लेफ्ट हैंड साइड एल। राइट हैंड साइड डी, लेफ्ट हैंड साइड एल। समझ में आ रहा है? आया ना? पीछे वाले को दिख नहीं रहा है, खंबे जैसे खड़े हो गए थे। तो इसका नेम, अगर पूरे नेम की बात करें, वैसे तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल से बना हुआ ना, CH2OH अगर ये होता तो यहाँ पे CHOH CH2OH क्या होता है? वो ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से बना हुआ है, ये CHO आ गया तो एल्डिहाइड, तो इसको लिखेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? और यही मॉलिक्यूल अगर CHO ऐसा है, यहाँ पे CH2OH है, ये OH, सॉरी ये OH इधर लिख दूं और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? H लिख दूं। समझ पा रहे हैं? OH किधर आ गया अभी? लेफ्ट हैंड साइड। OH किधर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या बोलेंगे? L। क्या बोलेंगे? L।
ये जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड था, अब ये क्या हो गया, एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। दोनों ग्लिसरैल्डिहाइड, और एक आइसोमर किसका है, डी का, दूसरा क्या है, एल का। समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या लिखेंगे, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं, पर स्मॉल डी और स्मॉल एल थ्योरेटिकली बता देंगे पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है? वो प्रैक्टिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अभी एक ही बात करें, यहाँ पे इस तरह से है, ये OH इधर आ जाए, H इसका OH इधर ही रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर लास्ट वाले कायरल का फंक्शनल ग्रुप किधर है, OH राइट हैंड साइड है, आया ना, सॉरी OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या हो जाएगा, L। समझ में आ रहा है? ये D था और ये क्या हो गया, L। इसके नेमिंग भी करने हैं तो ऐसे होते हैं, दो OH ग्रुप है। समझ में आ रहा है? ये दो OH ग्रुप है, तो दोनों अगर सेम साइड है, दोनों किधर है, सेम साइड, तो इसको बोला जाता है इरीथ्रोज। क्या बोलेंगे, इरीथ्रोज। और इसको बोलेंगे, अब दोनों अपोजिट हो गए ना, इसको बोलेंगे थ्रियोज। क्या बोलेंगे, थ्रियोज। डी इरीथ्रोज एंड डी थ्रियोज। इसका लॉजिक कैसे समझेंगे जरा ध्यान देना। ये दो OH है, दोनों OH सेम साइड, क्या हो जाएंगे, E। समझ पा रहे हैं? इधर दो OH है, एक इधर और एक इस साइड। समझ पा रहे हैं? ये क्या हो गया, T। नहीं समझा? थ्रियोज में T आ रहा है, इरीथ्रोज में क्या आ रहा है, E। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड आ गए तो इरीथ्रोज, अपोजिट में आ गए तो थ्रियोज। समझा? लॉजिक क्लियर हुआ? अपोजिट में थ्रियोज, सेम साइड है तो इरीथ्रोज। लॉजिक क्या है, ऐसे बना के देख लेंगे। अब ये क्या दिख रहा है, E। समझ पा रहे हैं या नहीं? और ये क्या दिख रहा है, T। तो इरीथ्रोज एंड थ्रियोज, इरीथ्रोज एंड थ्रियोज, ये ध्यान रखें। और ये इरीथ्रोज एंड थ्रियोज किसके लिए यूज किया जाएगा, ऐसे जिसमें दो कायरल है, किसके लिए यूज किया जाएगा, जिसमें दो कायरल है। समझ में आ रहा है? दो फंक्शनल ग्रुप सेम साइड है तो इरीथ्रोज, अपोजिट साइड है तो थ्रियोज। ये पॉइंट क्लियर? और डी और एल की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे, डी राइबोज भी होता है, पता ना, पेंटोज शुगर पढ़ा हुआ है ना आपने बायोमोलिक्यूल में। इधर देखो OH OH OH। अब ये क्या हो जाएगा, सेम साइड है, आर कहाँ गया, डी राइबोज, डी राइबोज। तो इसका नेम है, बट ये जो सिंबल है, समझ में आ रहा है आपको, डी और एल। ये डी और एल कैसे पता चलेगा, लोवेस्ट कायरल से। कैसे पता चलेगा, लोवेस्ट कायरल से। लास्ट कायरल, लोवेस्ट कायरल। अगर ये राइट हैंड साइड है तो डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो एल। नहीं समझा? ये ध्यान रखो। ये ऐसा ले लो, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, एल। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, एल। ये डी राइबोज का, ये एल राइबोज। ये ध्यान रखें। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? ये ध्यान रखें। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, समझ में आ रहा है? वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये इस प्लेन वाले स्ट्रक्चर्स को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हमने इसको ड्रॉ किया। ये जो डायग्राम बनाया है आपने कार्बन का, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन के स्ट्रक्चर्स को हम कौन कौन से फॉर्म में बना सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, समझ में आ रहा है?
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा ये, फिशर प्रोजेक्शन। तो मैं आगे जाके आपको बताया जाएगा न्यूमैन हॉर्स प्रोजेक्शन भी बताया जाएगा, बट अभी के लिए ये ध्यान देंगे कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, इज अ फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ जाऊं मैं। डी ग्लूकोज भी होता है, तो डी ग्लूकोज कैसा होगा, CHO CH2OH, समझ पा रहे हैं? इधर OH, इधर H, इधर OH, बताया था, याद है? देखिए जरा, यहाँ पे लास्ट वाला कायरल, लास्ट वाला कायरल किधर है, राइट हैंड साइड। क्या लिखूं, ये डी हो जाएगा। डी हमें जो है, डी और एल, ये लास्ट कायरल से ही पता चलेगा, ये ध्यान रखें। अब इसका नेम क्या लिख दूं मैं, डी ग्लूकोज। क्या लिख दूं, डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? ये ध्यान में रखें। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। डी और एल में किसी को डाउट है? अगर यहाँ आपसे पूछा जाए, यहाँ दोनों टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो सभी टर्मिनल डिफरेंट होते हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल, चाहे ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल, या टोटल स्टीरियो आइसोमर ही क्यों ना पूछा जाए, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पे अगर टर्मिनल मेरा डिफरेंट है, तो मुझसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, हाउ मेनी आइसोमर, क्या पूछा जाए, हाउ मेनी आइसोमर, तो मैं क्या यहाँ पे रिप्लाई दूंगा, एक कायरल है 2 की पावर 1, टोटल आइसोमर 2, 2 में क्या होगा, 8D 8L। नहीं समझा? इधर कितने कायरल है, दो कायरल है, 2 की पावर 2। सर 2 की पावर 2 क्यों कह रहे हैं, 2 raised to n, where n is a number of stereogenic center। जब ज्योमेट्रिकल की बात होगी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्टिकल की बात होगी तो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पूरी स्टीरियो आइसोमर की बात हो रही है, तो मैंने क्या बोल दिया, स्टीरियोजेनिक सेंटर, या यहाँ ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते, क्योंकि जो बनेंगे सारे ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे, सारे ऑप्टिकल एक्टिव ही बनेंगे। तो ध्यान में रखेंगे 2 raised to 2 चार स्ट्रक्चर बनेगा, वो चार में कितने डी और कितने एल बनेंगे, 50% डी और 50% एल। नहीं समझ, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ कितने कायरल है जरा बताइए, n की वैल्यू 4 है, 2 raised to 4 कितना आएगा, 16, 16 में क्या होगा, 8D और 8, समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि 8D कैसे बन सकता है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 8D बनेगा क्या क्या, तो जरा लॉजिक समझ लेते हैं, 8D का क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, पूरे इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करूं मैं। तो जब भी 4 के 4 OH लो, राइट, यहाँ पे मैं खाली राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ऑल मतलब जितने भी OH हैं, जितने भी OH हैं किधर होंगे, राइट हैंड साइड। फिर 1, ये ऑल राइट हैंड साइड है, राइट। अब मैं 1 चेंज कर रहा हूँ, ये 1 जो है ना, 1 का OH लेफ्ट हैंड साइड आता है, किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। फिर 2 का इधर आ गया, और ये थर्ड वाला आइसोमर ही डी ग्लूकोज है। नहीं समझा? लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे? अबे पूरा OH चारों एक साइड हुआ तो एक आइसोमर, एक OH, पहले वाले का OH इधर आया, दूसरा आइसोमर, तीसरे वाले का OH आया, मतलब जो ये है वो थर्ड आइसोमर, और ये थर्ड आइसोमर का स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? चौथा क्या हो सकता है, ये थर्ड वाला इधर चला जाए, पांचवा क्या हो सकता है, ये चला जाए, और अगर वो चला गया तो डी ना होके एल हो जाएगा, इसको टच नहीं करना। नहीं समझा? सबको क्लियर? ये 4 हो गए, पांचवा क्या करेंगे, 1 2 ले लेंगे। समझ में आ रहा है? 1 2 मतलब दोनों को एक साथ, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट हैंड साइड का है, मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फोर्थ वाला हमेशा कहाँ पे रहे, डी पे, मतलब राइट हैंड साइड है, तो ये सारे आइसोमर क्या हो जाएंगे, डी आइसोमर।
सारे क्या हो जाएंगे डीएस। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये सारे पोजीशन याद रहेगा, कहने की जरूरत भी नहीं है, खाली लॉजिक समझिए। सारे वो एक राइट हैंड साइड एक, फर्स्ट आया सेकंड, सेकंड वाला आया तो थर्ड, थर्ड वाला आया तो फोर्थ, ये हो गया। इसको टच नहीं करेंगे, इसको टच कर दिए तो क्या हो गया एच। फिर क्या कर दूं मैं 1 2 को लेके आऊं, फिर मैं 1 3 को लेके आऊं, 2 3 को लेके आऊं, 1 2 3 को लेके आऊं। समझ पा रहे हैं? तो ये पूछा जाता है। चलो मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कितने आइसोमर बनेंगे? रेड पेन से लिखा हुआ तेरी भावनाएं समझ गया ना। इधर बताओ, इधर कितने आइसोमर बनेंगे? कितना डी और कितना एन? हाउ मेनी डी और हाउ मेनी एन? पहले कायरल कितने हैं? अरे तीन ही दिख रहे हैं ना, 2 इक्वल टू 8 में 4 है। नहीं समझा? इस तरह से आपको कोई भी आइसोमर दिया जाए, आप बना पाएंगे? कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको एल्डोज बोला जाता है और इसको कीटोज बोला जाता है, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज और इसको एल्डोज। तो आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए खाली इतना जाए। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? डी और एल का कहानी समाप्त कर दूं? पक्का? नेक्स्ट स्टोरी पे आगे बढ़ जाते हैं। राइट, डी और एल खत्म हो गया। थोड़े बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। पहले कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होगा, समझ में आ रहा है? तो कायरल होगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। जो भी ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन ऑप्टिकल आइसोमर होगा कौन नहीं होगा, ये हमें अब जानना है। अभी तक तो सारे टर्म समझ में आए, स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, समझ में आ रहा है? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं? नहीं। ये किसको मेजर करते हैं कि लास्ट वाला कायरल जो है लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल से। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस है, वहां से पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर आर यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये समझ में आ रहा है? मोनोकायरल कार्बन, मोनोकायरल कार्बन molecule are optically active, optically active। मोनोकायरल कार्बन मॉलिक्यूल, जिस कायरल कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है, यहाँ पे लिखा हुआ मोनोकायरल कार्बन मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। एक से ज्यादा कायरल हुए तो कहानी बदल सकती है, आइदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो आगे की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पर अगर एक ही कायरल है, एक ही कायरल है और वो भी कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन। मैंने कायरल सेंटर नहीं लिखा है, मतलब अगर मोनोकायरल नाइट्रोजन है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जरूरी नहीं। मोनोकायरल नाइट्रोजन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मोनोकायरल कार्बन मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 अमाइन है, सॉरी 3 कार्बन है
R1 R2 R3 ये 3 डिग्री अमाइन है, यहाँ पे ऐसा लोड किया है, इस तरह से है। ये कायरल तो है, कायरल है या नहीं, बोलो जरा। क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? यस, नाइट्रोजन मेरा कायरल है, बट एक ही कायरल है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पर यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है, R1 R2 R3, तीन अल्काइल ग्रुप है ना। अल्काइल में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने के रीजन से ये मॉलिक्यूल इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? R1 R2 R3 इस तरह से होना चाहिए। यहाँ टेट्राहेड्रल था, ये इस तरह से होगा। तो ये मॉलिक्यूल अपने प्लेन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये प्लेनार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लेनार। बट प्लेनार बनते क्यों हैं? ड्यू टू अल्काइल रिपल्सन। इनके बीच में बहुत ज्यादा ही रिपल्सन होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लेनार हो जाते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनार है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो 3 डिग्री, अब वहां पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, व्हाई 3 डिग्री अमाइन आर अनसिमेट्रिक, 3 डिग्री अमाइन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? ड्यू टू रैपिड इंटर कन्वर्जन। रैपिड, बहुत तेजी से इनका इंटर कन्वर्जन हो जाता है, ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ड्यू टू रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 डिग्री अमाइन इनटू प्लेनार मॉलिक्यूल। 3 डिग्री अमाइन जो पिरामिडल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेनार मॉलिक्यूल। अब ये रैपिड इंटर कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल रिपल्सन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ड्यू टू रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 डिग्री अमाइन इनटू प्लेनार मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये समझा? तो ये ध्यान में रखें। तो जितने भी मोनोकाइरल कार्बन होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये कायरल तो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अनसिमेट्रिक 3 डिग्री एलिफैटिक अमाइन are optically inactive. Due to rapid interconversion of molecule to form planar structure. समझ में आ रहा है? ड्यू टू रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्लेनार स्ट्रक्चर, वो प्लेनार हो जाते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनार है तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ये पॉइंट क्लियर? यहाँ पे ध्यान है। अब यहाँ पे अगर आपको ये लिखना है कि व्हाई रैपिड इंटरकन्वर्जन, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू 3 अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का साइज ज्यादा होता है ना, इसलिए उनके बीच में क्या होता है? अल्काइल रिपल्सन होता है। क्या होता है? अल्काइल रिपल्सन। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ड्यू टू अल्काइल रिपल्सन मॉलिक्यूल प्लेनार हो जाते हैं और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसकी बात करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट ध्यान रखिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री होना चाहिए मॉलिक्यूल में। प्लेन का सिमेट्री मतलब जब किसी मॉलिक्यूल में हम कोई इमेजिनरी प्लेन पास करें, समझ में आ रहा है? किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इमेजिनरी प्लेन पास करें, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से कोई भी इमेजिनरी मतलब कहीं से भी, इस पूरे मॉलिक्यूल में मैं कहीं से भी इमेजिनरी प्लेन पास करूं और वो मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की क्या हो जाए? मिरर इमेज। तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर क्या इसमें कहीं से भी प्लेन डालने पे ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखना।
बट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये CH3 है, इधर एक CH3 है, HOH HOH, ध्यान रखना। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं इमेजिनरी प्लेन पास करूं तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है? कहां से? बीच में से अगर मैं प्लेन पास करूं, यहां से एक इमेजिनरी प्लेन पास करने पे ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ, नहीं समझा? तो जब किसी मॉलिक्यूल से इमेजिनरी प्लेन पास किया जाएगा और मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? नहीं समझा? पहले क्या पढ़ा लो? वो पढ़ लो ना। और एग्जांपल ले लूं मैं, ध्यान देना। यहां ऐसा कोई NH2 ग्रुप ले, और इधर भी मैं NH2 ग्रुप ले लूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इधर क्या होगा? क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसको ना समझ लेंगे। ये बॉन्ड क्या बता रहा है? ऊपर की तरफ। ये भी बॉन्ड क्या बता रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब दोनों सेम है, ऐसे डायरेक्शन। और यहां से अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं तो सिमेट्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पर अगर इसका बॉन्ड नीचे की तरफ होता, क्या मिरर इमेज होता? नहीं समझा? दो बॉन्ड तो होते, पर क्या मिरर इमेज होता? तो ये इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इसमें बताइए मुझे। क्या इसमें है? नहीं। इसमें क्या कोई पीओएस है? नो पीओएस। वो ध्यान में रखें। समझ में आ रहा है? इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस था, इसमें भी पीओएस था, इसमें पीओएस नहीं है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसमें पीओएस है या नहीं? कौन आ रहा है? यहाँ से कट कर देंगे तो भी हो जाएगा। मॉलिक्यूल मिरर इमेज दिख रहा है ना? आया ना? ये पीओएस। तो पीओएस में और कोई डाउट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पहचानेंगे? जब किसी मॉलिक्यूल में इमेजिनरी प्लेन पास कर दें। क्या पास कर दें? इमेजिनरी प्लेन। और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाए? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज। क्या होंगे? मिरर इमेज। उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आफ्टर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये सब जानना ऑप्टिकल एक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक ये नहीं पता है तब तक हम आगे का डिस्कशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं पीओएस बोलूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को मैं सीओएस बोलूंगा। समझ पा रहे हैं? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इस नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्री सेंटर पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? सेंटर। इधर नेमिंग से क्या समझ में आ रहा था? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कैसा होना चाहिए? प्लेन से। मतलब इमेजिनरी प्लेन पास करूं तो सिमेट्री मिल जाए, क्या बोल देंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं, समझ में आ रहा है?
और मॉलिक्यूल के बॉन्ड को मैं एक्सटेंड कर दूं तो उनके सारे बॉन्ड जो एक्सटेंड किए जा रहे हैं वो एक ही सेंटर से होके जाए, एक ही सेंटर से होके जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर से नहीं पास हो रहे हैं तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं समझा। एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल, क्या? ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। किसके लिए ये? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान, इसकी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री का रूल क्या है? जिस बॉन्ड को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। पहला रूल समझ में आ रहा है? जो बॉन्ड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। ऐसा नहीं कि इसको इसको मिला दे। अब ये इन दोनों ग्रुप को मैं अगर से मिलाना चाहूँ, लगभग ऐसा, इसको इस तरह से, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये जितने भी बॉन्ड एक्सटेंड किए गए हैं वो सारे बॉन्ड अगर सेंटर से होके जा रहे हैं, मॉलिक्यूल के सेंटर से होके जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ देखिए क्या समझ में आ रहा है, बोलो जरा। सीओएस प्रेजेंट है या नहीं है? मतलब मेजरमेंट भी लेंगे ना तो भी एकदम क्लोजर दिखेगा, 99% सेंटर से ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये मॉलिक्यूल में जब हम इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को मिलाएं, मिथाइल मिथाइल के बॉन्ड को मिलाएं, ये क्या दिख रहे हैं? सेंटर से पास हो रहे हैं। तो सेंटर से पास हुए मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये जनरली तभी पॉसिबल है जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ट्रांस पे हो। अगर ये सिस पे होते हैं तो क्या लॉजिक होगा जरा ध्यान, दोनों मिथाइल ऊपर ना, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री बन सकता है? और मैंने कंडीशन क्या बताया जरा बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री का आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ध्यान में रखना, नहीं तो आगे जाके कंफ्यूज रहोगे। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल ग्रुप। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली ये इवन रिंग में होते हैं। किसमें? इवन रिंग। ये 4 नंबर 6 नंबर है, ये ध्यान में रखें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है? जब दो आइडेंटिकल ग्रुप के बॉन्ड को एक्सटेंड किया जाए, समझ में आ रहा है, और उनका मिड पॉइंट सेंटर से होके जाए। ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट सेंटर से होके जा रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये मिड पॉइंट इधर या इधर या इधर हो जाता कहीं पे, क्या ये सीओएस कहलाता? नहीं। तो ये ध्यान में रखें कि मिड पॉइंट अगर सेंटर से होके जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया आपको? तो जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। नहीं समझा? मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम डाइसिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसिमेट्री। समझ में आया? तो अगर डाइसिमेट्री प्रेजेंट है, अगर डाइसिमेट्री प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली इनएक्टिव if plane of symmetry or center of symmetry present. Molecular optically inactive if POS और COS present. अगर POS और COS present है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? अब इसका उल्टा कर देखो। Due to absence of
POS and COS मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको अब ऑप्टिकली एक्टिव देखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा, क्या मॉलिक्यूल में कोई प्लेनारिटी है, क्या मॉलिक्यूल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है आपको? ये बातों को ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इतना नोट डाउन ऑप्टिकल आइसोमर में हमने ये पढ़ लिया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर POS एंड COS एब्सेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकली एब्सेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई कंपाउंड दिया जाए, यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ से मैं आपको पूछूं कि क्या इसमें कोई POS है, बोलिए कोई POS है, कोई COS है, नहीं। उसका रीजन बता दो, क्या अगर एक OH है, अगर दोनों OH होता POS, दोनों BR होता, समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या लिख दूं, नो POS और COS। इसमें बताइए अब क्या है, कौन सा ग्रुप, POS या COS? ये POS प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, POS। ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजों को। अब स्ट्रक्चर कब POS है कब नहीं है, यही ध्यान में रखना है आप। तो इधर बताओ, क्या कोई POS है, COS है? तो नो POS है, COS। ऐसा क्यों बोलो, क्योंकि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल समझ पा रहे हैं? अगर टर्मिनल सेम हुआ तो POS COS हो सकता है। ना ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोई डाउट है? चलो एक टॉपिक आएगा इनएंशियोमर का, किसका आएगा, इनएंशियोमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएंशियोमर? इनएंशियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जितने भी इनएंशियोमर हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररिंग। तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल having non-super imposable mirror image।
non-superimposable mirror image. It is optically active molecule having non-superimposable mirror image. अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये मार्कर को मिरर के सामने रखेंगे, कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा दिखेगा, कोई डायरेक्शन इंटरचेंज होंगे? कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं, राइट? अगर हम बॉटल की बात करें, बॉटल को मिरर के सामने रख दें तो ये क्या दिखेगा? आइडेंटिकल वाले मिरर इमेज को, वहां पे भी इमेज बन रहा है, आइडेंटिकल वाला मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये सुपर इम्पोजिबल है, समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा मार्कर था ये भी क्या था? सुपर इम्पोजिबल। पर अगर आप अपने हैंड को मिरर के सामने लेके जाते ये डायरेक्शन में, सपोज इधर मिरर है, राइट, ये डायरेक्शन, तो वहां पे ऐसा दिखेगा, ये मिरर के साथ। अब यहाँ थंब का डायरेक्शन इधर था, क्या ये आइडेंटिकल है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये इमेज दे रहा है, मिरर के सामने इमेज दे रहा है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। समझ आ रहा है? तो आइडेंटिकल कब देगा, मतलब मिरर इमेज कब आपका नॉन सुपर होगा और कब सुपर होगा, वो कैसे समझ में आएगा? वो डायरेक्शन से और वो मॉलिक्यूल देख के कैसे पता चलेगा? तो मॉलिक्यूल अगर असिमेट्रिक है, क्या है? असिमेट्रिक। तो मॉलिक्यूल अगर असिमेट्रिक है तो क्या दे देगा? नॉन सुपर। और सिमेट्रिक है तो, जैसे ये क्या था, सभी जगह से सेम है ना, सिमेट्रिक है, तो ये क्या दे दिया? सुपर इम्पोजिबल। तो बॉटल क्या दे दिया? सुपर इम्पोजिबल। समझ में आ रहा है? पर क्या ये सिमेट्रिक था? नहीं। तो क्या मिला अपने को? तो यहाँ पे कोई एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं लैक्टिक एसिड की बात करूं, पढ़ा था ना कल? ये समझ पा रहे हैं? इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक। समझ में आ रहा है? ये मिरर इमेज दे रहा है, अगर ये डी फॉर्म होगा, स्मॉल डी मान लिया, तो ये क्या होगा? एल फॉर्म। क्या हो जाएगा? एल फॉर्म। ये ध्यान में रखें, अगर ये डी फॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा? एल फॉर्म। क्योंकि स्मॉल डी का मिरर इमेज क्या होगा? स्मॉल एल। और कैपिटल डी का मिरर इमेज क्या होगा? कैपिटल एल। नहीं समझा? ये डी लैक्टिक एसिड है, अगर ये क्या हो जाएगा? एल लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? एल लैक्टिक एसिड। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? डी लैक्टिक एसिड है, एल लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, ये इतना एग्जांपल मोर देन इनफ है। एक आध और एग्जांपल बताऊं मैं। अब यहाँ पे नॉन ये सुपर इम्पोजिबल कब बनेगा, वो भी एक एग्जांपल है। तब ये दोनों सेम होता है, नहीं समझा? इधर भी OH इधर भी OH। अब ये क्या लिख रहा है? ये इधर OH OH से या इधर HH से, ये कार्बन पे, अगर ये कार्बन क्या हो जाए मेरा? अकायरल। क्या हो जाए? अकायरल। अकायरल में क्या मिल जाएगा? सुपर इम्पोजिबल। और कायरल में क्या मिलेगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मिरर इमेज क्या मिलेगा? सुपर या नॉन सुपर? समझ में आ रहा है? इसका मिरर इमेज सुपर, दोनों सेम है, कैसे भी आप समझ पा रहे हैं या नहीं? सुपर इम्पोजिबल, ये ध्यान में रखें। तो ये समझा इनेंशियोमर क्या होता है? व्हाट इज द इनेंशियोमर? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये मिरर इमेज कैसा देगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मेसोफॉर्म,
the meso compound. It is optically inactive. Optically inactive compound due to POS or COS. It is optically inactive compound due to plane of symmetry और center of symmetry. Meso compound क्या होते हैं? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं. हमने CH3 लिया था. CH3 ये डायग्राम बना दूं. इधर OH OH H H क्या प्रेजेंट है इधर? बोलो जरा. प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये कंपाउंड क्या होगा? मीजो. क्या होगा? मीजो. और मीजो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ वहां पे पीओएस या सीओएस प्रेजेंट है. तो मीजो कंपाउंड का मतलब क्या है? बोलिए जरा. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. उसको क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड. एक होता है रेसमिक कंपाउंड या रेसमिक मिक्सचर. ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, ध्यान में रखना. अब ये रेसमिक मिक्सचर कब होंगे? स्मॉल डी स्मॉल एन पढ़ा था. अब ये जो है स्ट्रक्चर देख के नहीं पता चलेगा. ये कहाँ पे पता चलेगा? रिएक्शन की बात होगी. जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो रिएक्शंस में कितना परसेंट मिला है. अगर दोनों 50-50% मिल जाए तो उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते. कौन से दोनों? डी और एल. कौन से दोनों? डी और एल. मैं दोनों बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे. डी और एल. बट कौन सा डी और एल? स्मॉल डी और 50% D and 50% L isomer are known as racemic mixture. जब किसी रिएक्शन मिक्सचर में 50% D और 50% L आइसोमर बनेगा. क्या बनेगा? 50% D और 50% L आइसोमर बनेगा. तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर. क्या बोलेंगे हम? रेसिमिक मिक्सचर. In reaction mixture, उसको क्या बोलेंगे? रेसिमिक. जब किसी रिएक्शन मिक्सचर इन रिएक्शन मिक्सचर 50% D and 50% L आइसोमर फॉर्म आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर. ये तो रिएक्शन से पता चला. यहाँ कोई ऐसा एग्जांपल इसकी ले सकते हैं क्या? नहीं. यहाँ क्या आपको ध्यान में रखना होगा? 50 D और 50 L. समझ में आया? कोई मॉलिक्यूल बना है, वहां पे बोला जाएगा ये 50 D बना है और 50 L बना है. मीजो कंपाउंड हो गया, इनैक्टिव हो गया, रेसिमिक मिक्सचर हो गया. ये तीन थ्योरेटिकल पॉइंट आपको पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है? ये क्या है? तीन थ्योरेटिकल पॉइंट हमें पता होना चाहिए. एक डायस्टीरियोमर होता है, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर. याद है आपको? ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. समझ में आ रहा है? बट नॉन मिरर इमेज होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नॉन मिरर इमेज. ये CH3 है, इधर OH H ले लिया, इधर क्या ले लिया? Br और H मान लिया. ये स्ट्रक्चर 1 है. समझ पा रहे हैं या नहीं? और ये स्ट्रक्चर 2 है. जरा 1 एंड 2 में रिलेशन अगर आपसे पूछूं मैं, आप क्या बताएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये मिरर इमेज है? क्या ये आइडेंटिकल है? दोनों आइडेंटिकल है क्या?
अगर ये OH इधर होता तो आइडेंटिकल, बट अभी आइडेंटिकल है ना, तो मिरर इमेज है ना, तो अब ये है क्या, नॉन मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, दोनों है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्या बोल दूं मैं, दोनों स्ट्रक्चर 1 एंड 2 के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, 1 एंड 2 आर डायस्टीरियो, 1 एंड 2 आर डायस्टीरियो। समझ में आ रहा है या नहीं, 1 and 2 are diastereomer, ये समझ में आ रहा है। तो what is the meaning of diastereomer, optical diastereomer, both are optically active but non mirror image। क्या दोनों मिरर इमेज है? ये मैं एक एग्जांपल बताया, कोई भी एग्जांपल अगर ऑप्टिकल में समझ पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और दोनों मिरर इमेज ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। ये समझ में आ रहा है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन वाले पॉइंट थे वो सारे बता दिए आपको, कायरल पहले ही बता दिया था। कायरल सेंटर क्या होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल। ट्रियो इरिथ्रो भी आज बता दिया, याद है या नहीं। और फिर इनेंशियोमर क्या होता है, मीसो कंपाउंड क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारे पॉइंट हो गए। अब हमें ये पढ़ना है कब कब ये ऑप्टिकली एक्टिव देगा, कब नहीं देगा। उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिया है, कौन से कंपाउंड में, कार्बन वाले कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब नहीं होगा। उसमें क्या देखेंगे, पहले कायरल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, पीओएस है या नहीं, सीओएस है या नहीं, दोनों नहीं है तो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे थोड़े ऑप्टिकली एक्टिव फॉर स्पेशल कंपाउंड, वहाँ पे अलग अलग कंपाउंड में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमर आपको क्या करके आना है, रिवाइज करके आना। समझ में आ रहा है या नहीं, पूरा ऑप्टिकल आइसोमर आपको रिवाइज करके आना।